ये बात सब जानते हैं कि G20 प्रेसिडेंसी इस साल इंडिया के पास है, यानी जितने भी समिट फॉर्म्स होंगे दुनिया के टॉप 20 देशों के बीच उन्हें इंडिया के द्वारा होस्ट कराया जाएगा। मैन समिट है यहाँ पर, वो 9-10 सितंबर को होगी नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। यहाँ दुनिया के हेड्स ऑफ स्टेट आएंगे, यानी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। लेकिन एक सवाल यहाँ आपके मन में आता होगा, ये G20 होता क्या है, ये ग्रुप क्यों एग्जिस्ट करता है, इसे बनाने के पीछे क्या मकसद था, क्यों हर साल ये देश एक दूसरे से अलग अलग जगहों पर मिलते रहते हैं। आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। India has formally taken over the presidencies of the G20. G20 की मेजबानी भारत को मिलना एक बहुत ही बड़ा अवसर है। India is readying itself to host the mega event. G20 को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा G7 को, क्योंकि G7 G20 से पहले बना था। बात है अर्ली 1970s की। दुनिया की आर्थिक हालत काफी खराब चल रही थी। वैसे तो इसके पीछे कई वजह थी, लेकिन सबसे बड़ी वजह थी 1973 की ऑयल क्राइसिस। ये क्राइसिस तब शुरू हुई जब अरब देशों ने ऑयल पर एक एम्बार्गो लगाया, उन देशों को तेल बेचना बंद कर दिया जो इजराइल के सपोर्ट में थे। मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज थी ये, जैसे कि अमेरिका और यूरोप। ये वेस्टर्न देश मिडल ईस्ट से आने वाले तेल पर बहुत ज़्यादा रिलाइट करते थे और इसकी वजह से भारी इकोनॉमिक रिसेशंस मतलब आर्थिक मंदी देखने को मिली इन देशों में। And Arab countries cut off all oil shipments to the United States. We are heading toward the most acute shortages of energy since World War II. इनकी सरकारों ने डिसाइड किया अगर इस इकोनॉमिक हालत को बेहतर करना है तो हमें साथ में एक्शन लेने की ज़रूरत है। इकोनॉमी को वापस ट्रैक पर लाने के लिए हमें साथ में बैठकर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। इसी के चलते कुछ इनफॉर्मल मीटिंग होती हैं अमेरिका के वाइट हाउस में इन देशों के फाइनेंस मिनिस्टर के बीच में। अर्ली 1973 की बात है। अमेरिका, फ्रांस, यूके और वेस्ट जर्मनी के फाइनेंस मिनिस्टर्स एक दूसरे से मिलते हैं। 2 साल बाद ये इटली और जापान को भी इंक्लूड कर लेते हैं और 1975 में होती है पहली G6 की मीटिंग। ये भी फर्स्ट ऑफिशियल मीटिंग थी। इसके बाद 1976 में कनाडा भी ज्वाइन कर लेता है और ये G6 का ग्रुप G7 का ग्रुप बन जाता है। ये सातों देश अपने समय के सबसे डेवलप देशों में से थे। इनकी इकनॉमी दुनिया की टॉप इकनॉमी में से थी, लेकिन इसके अलावा भी कई कॉमन चीज़ें थीं इनके बीच। इन सभी देशों में लिबरल डेमोक्रेसी थी जो ह्यूमन राइट्स और इंडिविजुअल फ्रीडम जैसी वैल्यू उसको प्रमोट करती थी। पॉलिटिकली कोल्ड वार के समय ये सारी कंट्रीज वेस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा थी, तो आइडियोलॉजिकली भी सेम कह सकते हो और इकोनॉमिकली तो ऑफ कोर्स ये सब ऑयल क्राइसिस और रिसेशन जैसी समस्याओं से जूझ रहे थे। तो मेन मकसद इनका यही था, साथ में बैठकर इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज बनाना। साल 1998 में रशिया को भी इस ग्रुप में शामिल कर लिया जाता है। G7 अब G8 बन जाता है। लेकिन 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया को इन्वेडिट किया था, उसके बाद से रशिया को इस ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया। इसी रीज़न से ग्रुप आज के दिन भी G7 है। अब G20 पर आए तो इसकी शुरुआत भी इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से हुई थी। साल 1997 की एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस साउथ कोरिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड के देशों में इस समय एक भयंकर फाइनेंशियल क्राइसिस आई। Global markets worried that other Asian countries might have similar hidden flaws. इसके पीछे क्या वजह थी उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, टॉपिक से ज्यादा डाइवर्ट हो जाएगा। लेकिन ये क्राइसिस इतनी बड़ी थी कि इसकी वजह से हांगकांग, लाओस, मलेशिया, फिलीपीन और कुछ हद तक चाइना, जापान, सिंगापुर, ताइवान और वियतनाम जैसे देश भी इफेक्ट हुए। इन देशों में करेंसी की वैल्यू तेजी से नीचे गिरने लगी, बेरोजगारी बढ़ने लगी और कुछ देशों में तो दंगे भी देखने को मिले। इसके अगले साल 1998 में रशिया में भी फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिली। यही वजह थी कि रशिया को G7 में इंक्लूड किया गया इस समय पर। लेकिन G7 के और मेंबर्स ने ये भी रियलाइज किया कि दुनिया समय के साथ साथ और इंटरकनेक्टेड बनती जा रही है। ग्लोबलाइजेशन इतना ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि किसी एक देश में प्रॉब्लम्स होती है तो उसका असर बाकी देशों पर भी पड़ता है। इसलिए अगर पूरी दुनिया में हमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लानी है और भारी रिसेशन
फ्लक्चुएशंस को होने से रोकना है तो हमें दुनिया की जो इमर्जिंग इकोनॉमिक है उनके साथ भी साथ में बैठकर एक्शन प्लान्स बनाने होंगे। तो 26 सितंबर साल 1999 G7 की फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग के दौरान G20 ग्रुप की स्थापना करी जाती है। इस ग्रुप में ये डेवलपिंग कंट्रीज को भी इंक्लूड कर लेती हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस G20 में किन देशों को रखा जाए और किन देशों को नहीं रखा जाए। सबसे पहले क्राइटेरिया ये होता है कि जो G7 के मेंबर्स हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे। उसके बाद ये देखा जाता है कि दुनिया के सबसे बड़े देश कौन से हैं जो सबसे बड़ी इकोनॉमीज को हैंडल कर रहे हैं। इसके बेसिस पर चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका और रशिया को इंक्लूड कर लिया जाता है। फिर देखा जाता है कि रीजनली सबसे बड़ी पावर कौन सी है, क्योंकि दुनिया के हर एक रीजन का कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन होना ज़रूरी है। इसी रीजन से एशिया में इंडोनेशिया और साउथ कोरिया, साउथ अमेरिका से ब्राज़ील और अर्जेंटीना, नॉर्थ अमेरिका से मैक्सिको, ओशिनिया के रीजन से ऑस्ट्रेलिया, मिडल ईस्ट के रीजन से सऊदी अरेबिया और टर्की, और यूरोप में G7 के देशों के अलावा पूरे यूरोप को रिप्रेजेंट करने के लिए यूरोपियन यूनियन को एज अ होल कंसिडर कर लिया जाता है। तो आज के दिन G20 में 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। मोटे मोटे तौर पर आप कह सकते हो कि ये 20 देश दुनिया के टॉप 20 देशों में से हैं, ना सिर्फ पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, बल्कि मिलिट्री वाइज या पॉपुलेशन वाइज भी देखो तो। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि G20 को बनाने के पीछे असली मकसद सिर्फ फाइनेंशियल क्राइसिस से डील करना था। तो ये G20 ग्रुप की मीटिंग सिर्फ इन देशों के फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर के बीच में होती थी। कई सालों तक ऐसे ही होता रहा जब तक साल 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आई। The signs were everywhere, but now it's official, we are in a recession. There's been a widespread loss of confidence, and major sectors of America's financial system are at risk of shutting down. तब इन देशों ने रियलाइज किया कि हमें और सीरियसली मीटिंग करनी चाहिए। सिर्फ हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ही नहीं बल्कि हमारे देशों के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को भी मिलना चाहिए। हम सब देशों के बीच में कोऑपरेशन एक नेक्स्ट लेवल पर होना चाहिए अगर हम ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस को रोकना हो तो। इसलिए दोस्तों, पहली G20 लीडर्स की जो ऑफिशियल समिट होती है वो 2008 में ही होती है। ये पहली समिट अमेरिका में बिठाई गई थी जिसमें सारे देश मिलकर डिसाइड करते हैं कि अपने बीच के ट्रेड बैरियर्स नीचे घटा देंगे, पेंडिंग बढ़ाएंगे। इन टोटल $4 ट्रिलियन ये खर्च करेंगे ताकि सभी की इकोनॉमी को रिवाइव किया जा सके। टोटल में ये G20 के सारे देश मिलाकर ग्लोबल GDP में 85% कंट्रीब्यूट करते हैं। 75% से ज़्यादा ग्लोबल ट्रेड इन देशों में होती है और 2/3 से ज़्यादा दुनिया की पॉपुलेशन यहाँ रहती है। इस वीडियो का सेकंड पार्ट्स आप जल्द ही देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल AK नॉलेज ईयर पर। तब तक के लिए टेक केयर।